ये तीनों चीजें आज आप इस केस फाइल में देखने वाले हैं कि कैसे प्यार और भरोसे का एक रिश्ता दगा और नफरत में बदल गया। किस तरह मुजरिम ने 3 महिलाओं की जिंदगी बर्बाद कर दी। इस केस को क्यों मेरठ ड्रम केस से जोड़ा जा रहा है। अगर आप भी जानना चाहते हैं इन सवालों के जवाब तो वीडियो के एंड तक बने रहिए। दोस्तों, इस केस फाइल की शुरुआत होती है खैरतल तिजारा जिले के किशनगढ़ बास कस्बे से, जहां वार्ड नंबर 14 आदर्श विहार कॉलोनी में मिथिलेश शर्मा नाम की एक महिला अपने परिवार के साथ रहा करती थी। मिथिलेश की फैमिली में उसके हस्बैंड राजेश शर्मा और 2 बेटे थे, जिनमें बड़े बेटे का नाम था जितेंद्र और छोटे बेटे का नाम था राहुल। ये छोटा सा परिवार हंसी खुशी अपनी जिंदगी बिता रहा था कि तभी एक दिन अचानक राजेश शर्मा को किसी काम के सिलसिले में बीकानेर के माधवगढ़ जाना पड़ता है। लेकिन वो अकेले नहीं जाते, बल्कि अपने छोटे बेटे राहुल को भी अपने साथ ले जाते हैं। जबकि घर में सिर्फ मिथिलेश और कुछ किराएदार मौजूद थे और जितेंद्र का कुछ अता पता नहीं था। बहुत देर बीतने के बाद भी जब वो घर नहीं आता तो मिथिलेश उसे बाहर जाकर ढूंढना शुरू कर देती है, लेकिन उससे जुड़ी कोई भी जानकारी उन्हें नहीं मिलती। ये देखकर वो थोड़ा परेशान हो जाती है और अपने बेटे को बुलाने के लिए जोर जोर से आवाज लगाना शुरू कर देती है, पर कोई फायदा नहीं होता। ना तो जितेंद्र उनकी आवाज का जवाब देता है और ना ही वो घर आता है। जिसके बाद आखिरकार मिथिलेश अपने पति यानी राजेश कुमार को फोन करती है और उससे कहती है कि वो बहुत देर से जितेंद्र को ढूंढ रही है, लेकिन उसका कोई पता नहीं चल रहा है कि वो कहाँ है। इसके अलावा वो राजेश से ये भी कहती है कि आज पता नहीं क्यों घर में अजीब सी बदबू आ रही है। हालांकि शुरुआत में मिथिलेश को लगा था कि शायद ये स्मेल कहीं बाहर से आ रही है, लेकिन जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ता गया ये बदबू तेज होती गई, जिस वजह से मिथिलेश समझ जाती है कि ये उन्हीं के घर से आ रही है, जो काफी अजीब थी। जैसे ही मिथिलेश अपने पति को यह बात बताती है, वो उनकी परेशानी को दूर करने के लिए उनसे कहते हैं कि तुम चिंता मत करो, बल्कि आस पड़ोस में अगर शख्स मौजूद हो तो उससे मदद मांग लो, और अगर कोई भी ना मिले तो फिर 112 नंबर पर कॉल कर देना। जिसके बाद पुलिस खुद ही यहाँ पर आकर इस मामले को देख लेगी। दरअसल राजेश ने पुलिस को बुलाने के लिए इसलिए कहा क्योंकि जिस तरह से मिथिलेश ने उसे बताया था कि घर में बदबू हद से ज्यादा बढ़ चुकी है, जिस वजह से सांस लेने में भी मुश्किल हो रही है, तो ऐसे में राजेश के जहन में कुछ शक सा पैदा हो गया। इसलिए उसने मिथिलेश को 112 नंबर पर कॉल करने के लिए कहा था। पति की बात मानकर 17 अगस्त की दोपहर को करीब 3 बजे मिथिलेश पड़ोस के एक लड़के को अपने घर बुलाती है और उससे 112 नंबर पर कॉल लगवा कर पुलिस से बात करते हुए कहती है कि साहब, मेरे घर में बहुत तेज बदबू आ रही है, इसलिए आप यहाँ पे आकर एक बार चेक कर लीजिए। साथ ही वो अपने घर का पूरा एड्रेस भी पुलिस को बताती है, जिसके बाद पुलिस भी बिना वक्त गवाए फौरन मिथिलेश के घर पहुंच जाती है। जहां जाने के बाद उन्हें यकीन हो जाता है कि मिथिलेश सच बोल रही थी, क्योंकि घर से वाकई में बहुत ही बुरी बदबू आ रही थी, जो पड़ोसियों के लिए भी बर्दाश्त कर पाना अब मुश्किल हो गया था, जिस वजह से कॉलोनी के सभी लोग काफी परेशान थे। लेकिन जब वो मिथिलेश के घर के बाहर पुलिस को देखते हैं तो एक एक करके सभी यहाँ आ जाते हैं। जिसके बाद पुलिस इन्हीं लोगों में से संजीव कुमार नाम के एक शख्स को अपने पास बुलाती है और उसे मदद के लिए घर के अंदर ले जाती है। पुलिस समेत अब संजीव घर के सभी सामान को अच्छे से चेक करने लगते हैं, लेकिन वो एक एक कोने को तलाशने की कोशिश करते हैं ताकि पता चल सके कि ये दुर्गंध कहाँ से आ रही है। और तभी पुलिस की नजर सामने 8 से 10 नीले ड्रम पर पड़ती है, जो घर के अंदर एक कोने में रखे हुए थे। और ये नीला ड्रम इस वक्त कितना खतरनाक साबित हो रहा है ये हमें आपको शायद बताने की जरूरत नहीं है। पुलिस अब धीरे धीरे इन ड्रम्स के पास जाती है और एक एक ड्रम को खोलकर अच्छे से चेक करती है, लेकिन इनमें कुछ भी ऐसा नहीं मिलता। तो फिर बदबू आ कहां से रही थी, ये जानने के लिए पुलिस अब घर की सबसे ऊपरी मंजिल यानी छत पर पहुंच जाती है और देखती है कि यहाँ भी एक नीला ड्रम रखा हुआ है, जो कि बदबू आने की वजह है। यानी इसी ड्रम में से भयानक दुर्गंध आ रही थी, जिस वजह से पुलिस समझ जाती है कि इसके अंदर जरूर किसी न किसी राज को दफनाया गया है। खैर, पुलिस अब संजीव से ड्रम का ढक्कन खोलने के लिए कहती है और पुलिस की बात मानकर जब संजीव ढक्कन हटाता है तो ड्रम में से एक बेडशीट निकलती है, जिसके अंदर एक बॉडी लिपटी हुई थी। उसका गला बुरी तरह से जख्मी था और शरीर को जल्दी गलाने के लिए उस पर नमक लगाया गया था। ये देखकर पुलिस भी दंग रह जाती है। पर अब सवाल ये था कि ये बॉडी आखिर है किसकी। पुलिस संजीव से पूछती है कि क्या तुम इस शख्स को पहचानते हो। इस पर वो जवाब देते हुए कहता है कि हाँ साहब, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे ये बॉडी हंसराम उर्फ सूरज की है, जो इसी घर का एक किराएदार है और उसकी उम्र करीब 36 साल है। पुलिस अब हंसराम के बारे में जानने की कोशिश करती है और तब उन्हें पता चलता है कि हंसराम उत्तर प्रदेश के जिला शाहजहांपुर का रहने वाला था
जो किशनगढ़ बास में ईंट भट्टे पर मजदूरी करता था और अपना घर चलाता था। कुछ वक्त पहले ही वो मिथिलेश के घर में शिफ्ट हुआ था, लेकिन उसकी जान किसने ली और इसके पीछे क्या वजह थी, ये सवाल अब पुलिस को सुलझाने थे। सबसे पहले तो पुलिस हंसराम के घर पर फोन करके उसकी मां उर्मिला को इस वारदात की जानकारी देती है, जिसे सुनकर उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वो अपनी बेटी विमला और बेटे गौतम को लेकर फौरन किशनगढ़ बास पहुंच जाती है, जहां पुलिस उनसे हंसराम के बारे में सवाल जवाब करती है और हंसराम की पत्नी और बच्चों के बारे में पूछती है। तब उर्मिला उन्हें जवाब देते हुए कहती है कि हंसराम की पत्नी का नाम लक्ष्मी देवी है और उसके 3 बच्चे हैं, जिनमें सबसे बड़े बेटे की उम्र करीब 8 साल है, जबकि दूसरी बेटी की 6 साल और तीसरी बेटी अभी 6 महीने की है। लेकिन वो इस वक्त कहाँ है, इस बारे में उर्मिला को भी कोई जानकारी नहीं है। ये सुनकर पुलिस अब इस मामले की जांच पड़ताल में जुट जाती है और बॉडी को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है, जबकि जितेंद्र, जो इस घर के मकान मालिक यानी राजेश शर्मा का बड़ा बेटा था, वो भी अभी तक घर नहीं लौटा था, जिस वजह से पुलिस को कुछ शक सा होता है। इसलिए वो अब लक्ष्मी देवी और जितेंद्र को ढूंढने का फैसला करते हैं और पुलिस की 4 टीम बनाकर इन दोनों की तलाश में लगा देते हैं। वहीं दूसरी तरफ हंसराम के भाई गौतम को पूछताछ के लिए थाने में बुलाया जाता है और जब उससे हंसराम के बैकग्राउंड के बारे में सवाल जवाब किए जाते हैं, तब वो पुलिस को बताता है कि आज से लगभग 12 साल पहले हाजरा के गांव विजयनगर की रहने वाली लक्ष्मी देवी से उसके भाई की शादी हुई थी और शादी के कुछ वक्त बाद लक्ष्मी देवी ने पहले एक बेटे को जन्म दिया और फिर 2 बेटियों को। अब क्योंकि परिवार बढ़ गया था तो खर्चे भी ज्यादा थे, जबकि हंसराम का काम कुछ ठीक नहीं चल रहा था, इसलिए वो अपनी पत्नी और तीनों बच्चों को लेकर पहले दिल्ली जाता है और फिर दिल्ली में कुछ टाइम काम करने के बाद वो राजस्थान चला जाता है, जहां वो अलग अलग भट्टों पर रहकर काम करना शुरू कर देता है और बिजी होने की वजह से साल में एक बार अपनी फैमिली से मिलने उनके पास जाता है। साथ ही गौतम पुलिस को ये भी बताता है कि उसकी अपने भाई से 9 अगस्त को बात भी हुई थी और तब उसने कहा था कि वो रक्षाबंधन पर घर आएगा और अब वहीं पे काम करेगा। गौतम आगे ये भी कहता है कि भाभी का स्वभाव ठीक नहीं था, वो किशनगढ़ बास आने के बाद रील बनाती थी, जो कि हंसराम को बिल्कुल भी पसंद नहीं था और वो जब लक्ष्मी से रील बनाने के लिए मना करता था तो वो उससे लड़ना शुरू कर देती थी, जिस वजह से दोनों पति पत्नी के रिश्ते में कड़वाहट आ गई थी। इतना कहकर गौतम रोना शुरू कर देता है। ये देखकर पुलिस उसे तसल्ली देते हुए कहती है कि जिन भी लोगों ने उसके भाई को मारा है उनको सजा जरूर दिलाएगी। तभी अगले दिन पुलिस को एक ऐसी जानकारी मिल जाती है जिसके चलते ये पूरा केस सॉल्व हो जाता है। दरअसल 18 अगस्त 2025 को सुबह 10 बजे के करीब पुलिस के पास एक फोन आता है जो समय सिंह नाम के एक शख्स ने किया था। समय सिंह असल में रामगढ़ के थाना क्षेत्र अलावड़ा का रहने वाला था, जिसका अपना खुद का कमल नाम से एक भट्टा था जिस पर ईंटों को पकाने का काम किया जाता है। पुलिस जब उससे थाने में फोन करने की वजह पूछती है तब वो जवाब देते हुए कहता है कि साहब, आज सुबह जब मैं अखबार पढ़ रहा था तब मुझे पता चला कि 17 अगस्त को नीले ड्रम में एक बॉडी बरामद हुई है और ये जो शख्स है जिसकी बॉडी मिली है, इसकी पत्नी और 3 बच्चे गायब हैं। तो ऐसे ही एक महिला अपने 3 बच्चों को लेकर कल मेरे भट्टे पर आई थी, लेकिन उसके साथ एक आदमी भी था जो मुझसे काम मांग रहा था, पर मैंने जब उन दोनों बच्चों से कहा कि अपना आधार कार्ड दिखाओ तो वो यहाँ से भाग गए। ये सुनते ही पुलिस चारों तरफ घेराबंदी करना शुरू कर देती है और मादरा गांव से आखिरकार लक्ष्मी देवी को उसी शख्स के साथ बाइक पर जाते हुए पकड़ लेती है। दरअसल ये शख्स कोई और नहीं बल्कि जितेंद्र था, लेकिन उसका लक्ष्मी देवी के साथ क्या रिश्ता था और क्यों इन्होंने हंसराम को मारा, ये जानने के लिए पुलिस इन्हें गिरफ्तार कर थाने ले आती है और अपने सामने बैठाकर लक्ष्मी देवी से पूछती है कि तुमने अपने पति की जान क्यों ली। तब वो एक ऐसा चौंका देने वाला खुलासा करती है कि थाने में मौजूद सभी अफसर दंग रह जाते हैं। लेकिन उससे पहले आपको इस केस फाइल के असली मास्टरमाइंड जितेंद्र के बारे में जानना होगा। दरअसल जितेंद्र किशनगढ़ बास कस्बे में आदर्श विहार कॉलोनी का निवासी है और उसकी उम्र करीब 36 साल है। बचपन से ही जितेंद्र को उसके पेरेंट्स ने किसी चीज की कमी नहीं होने दी। एक तरफ जहां वो घर में किराएदार रखकर उनसे पैसे कमाता था, तो वहीं दूसरी तरफ जितेंद्र अब एक भट्टे का मुनीम बन चुका था जिसका नाम था सूर्या, और ये भट्टा उसके घर से करीब 37 किलोमीटर दूर था। हर रोज की तरह जितेंद्र आज भी अपने भट्टे पर पहुंचता है तो उसकी मुलाकात यहाँ हंसराम से होती है, जो जितेंद्र से काम मांगने के लिए आया था। उसकी पत्नी और 3 मासूम बच्चों को देखकर जितेंद्र भी हंसराम को भट्टे पर मजदूरी के लिए रख लेता है। लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता जाता है वैसे वैसे जितेंद्र और लक्ष्मी की नजदीकियां बढ़ने लगती हैं। हालांकि जितेंद्र पहले से शादीशुदा था, लेकिन उसकी पत्नी अब इस दुनिया में नहीं थी, बल्कि वो 11 साल पहले करंट लगने की वजह से इस दुनिया से चल बसी थी। लेकिन परिजनों का कहना था कि ये सच नहीं है, क्योंकि शशि के शरीर पर चोट जैसे निशान थे, लेकिन उनकी बात किसी ने भी नहीं सुनी
और जब उन्होंने इस मामले को पंचायत में उठाया तो जितेंद्र के घर वालों ने पैसों के बल पर इसे दबा दिया। इतना ही नहीं, जितेंद्र का अफेयर पड़ोस में रहने वाली एक शादीशुदा महिला के साथ भी था और ये बात उसके ससुराल वालों को जब पता चली तो उन्होंने अपनी बहू को मायके भेज दिया। लेकिन जितेंद्र उसे वहां से भगा लाया और दोनों 3-4 साल तक लिव इन रिलेशनशिप में रहे। इसी बीच महिला ने ससुराल वालों पर दहेज प्रताड़ना का केस भी लगा दिया, लेकिन कुछ वक्त के बाद जितेंद्र ने उसे छोड़ दिया क्योंकि अब उसकी जिंदगी में तीसरी महिला आ चुकी थी, जो कि रिटायर्ड पुलिसकर्मी भागीरथ गौड़ के बेटे की पत्नी थी। उसे भी जितेंद्र ने अपनी लग्जरियस लाइफ और पैसा दिखाकर जाल में फंसा लिया था। दोस्तों, इसी बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जितेंद्र का कैरेक्टर किस तरह का था। इसलिए जब उसकी नजर लक्ष्मी पर पड़ती है तो वो उसके साथ भी नजदीकियां बढ़ाना शुरू कर देता है। वो उसका ख्याल तो रखता ही है, साथ ही बच्चों को भी आए दिन पैसे और खिलौने वगैरह लाकर दिया करता था। जबकि हंसराम, जो नशे से बहुत दूर रहता था, उसे जितेंद्र शराब पिलाकर उसका आदी बना देता है और वो जब नशे में धुत हो जाता है तो जितेंद्र उसकी पत्नी के साथ अनैतिक संबंध बनाता था। इतना ही नहीं, वो हंसराम को आए दिन काम के सिलसिले से बाहर भेजने लगा था और खुद उसकी गैर मौजूदगी में लक्ष्मी के पास पहुंच जाता था। इस तरह धीरे धीरे इन दोनों का रिश्ता गहरा होता चला गया। लेकिन अब जून का महीना आ गया था, जिसमें गर्मी की वजह से भट्टों का काम लगभग बंद हो जाता है। इसलिए हंसराम वापस अपने गांव जाने का फैसला करता है, लेकिन जितेंद्र ऐसा होने नहीं देता, बल्कि वो हंसराम से कहता है कि मैं तुम्हें कोई और काम दिलवा दूंगा और अगर रहने की दिक्कत है तो तुम मेरे घर में 1500 रुपए किराए पर रह सकते हो, जिसके लिए हंसराम भी राजी हो जाता है और जितेंद्र इन दोनों को अपने घर में ले आता है, जहां वो अपने पेरेंट्स को इनका असली नाम न बताकर हंसराम को सूरज और लक्ष्मी को सुनीता बताता है। साथ ही ये भी कहता है कि ये दोनों उसके दोस्त हैं। इसके बाद वो उन्हें घर की ऊपरी मंजिल पर एक कमरा दे देता है। अब जितेंद्र का जब मन होता तो वो लक्ष्मी से मिलने पहुंच जाया करता। घर वालों को शक न हो इसलिए वो हंसराम के साथ बैठकर अक्सर नशा वगैरह किया करता, ताकि उन्हें ऐसा लगे कि ये दोनों दोस्त हैं। पर इसी बीच हंसराम को जितेंद्र और लक्ष्मी के अफेयर के बारे में पता चल जाता है, जिस वजह से दोनों में लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं। यहाँ तक कि हंसराम लक्ष्मी को बहुत बुरी तरह मारता है। ये बात जब जितेंद्र को पता चलती है तो वो गुस्से में आग बबूला हो जाता है और उसी दिन ये दोनों हंसराम को ठिकाने लगाने का फैसला कर लेते हैं, जिसके लिए सबसे पहले लक्ष्मी मिथिलेश के पास जाती है और उससे कहती है कि मुझे पानी भरने के लिए आपका एक ड्रम चाहिए। ये सुनकर मिथिलेश उसे ड्रम दे देती है, जो कि उनके भट्टे के काम में इस्तेमाल होते थे। इसके बाद लक्ष्मी और जितेंद्र हंसराम को मारने के लिए 15 अगस्त का दिन चुनते हैं। वो उसे नशा करवाते हैं और जब हंसराम नशे में धुत हो जाता है तो वो फिर से लक्ष्मी से लड़ना शुरू कर देता है और उसे उल्टा सीधा बोलने लगता है। ये देखकर जितेंद्र जब हंसराम को रोकने की कोशिश करता है तो वो उसे मारने के लिए एक लोहे की छड़ी उठा लेता है, लेकिन तभी लक्ष्मी उसके पैर पकड़ लेती है, जबकि जितेंद्र मौका पाकर हंसराम के मुंह पर तकिया रख देता है और उसे तब तक नहीं हटाता जब तक कि उसकी सांसें नहीं थम जाती। वहीं हंसराम के मासूम बच्चे भी यहाँ मौजूद थे, जो अपनी माँ और उसके प्रेमी के हाथों अपने पिता को इस तरह मरते हुए देखते हैं। पुलिस ने जब बेटे से हंसराम के बारे में पूछा तो मासूम ने एक एक वाकया डिटेल में बताया, जिसे सुनकर पुलिस कर्मियों के भी होश उड़ गए। दरअसल उसने कहा कि 15 अगस्त की रात को घर में खूब झगड़ा हुआ था। पापा छत पर बैठे थे और मम्मी से झगड़ा कर रहे थे। तभी अंकल नीचे से आए और पापा ने उनसे शराब लाने के लिए कहा, जिसके बाद वो उसे ले आए और फिर इन दोनों ने उसे पिया और इसके बाद मम्मी से पापा झगड़ा करने लगे। लेकिन जब अंकल ने उन्हें रोकने की कोशिश की तो वो उल्टा उन्हीं पर हावी हो गए, जिसके बाद मम्मी और अंकल ने मिलकर उन्हें पीछे से पकड़ लिया और तकिए से उनका मुंह दबा दिया। यही नहीं, 8 साल के बच्चे ने यह भी बताया कि उसने लक्ष्मी और जितेंद्र को हंसराम को ड्रम में डालते हुए भी देखा था, जिसके बाद उन्होंने ऊपर से नमक भी डाल दिया और फिर उसे एक चादर से ढक दिया। इन्हें लग रहा था कि शायद किसी को भी इनकी हरकत के बारे में पता नहीं चलेगा, लेकिन बदबू ने इस राज से पर्दाफाश कर दिया। आपको बता दें, इस वक्त जितेंद्र और लक्ष्मी पुलिस की हिरासत में हैं और इन दोनों से पूछताछ की जा रही है। आप बताइए, आपके हिसाब से इन दोनों को क्या सजा दी जानी चाहिए? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करें, जिससे आने वाली केस फाइल्स आपसे मिस ना हो।